हेलो दोस्तों, प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 हिंदी का आपका मॉडल सेट का तीसरा सेट है, क्योंकि मैंने एक सेट और दो सेट ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक नंबर क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि मैंने दो सेट करा है जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आगे का जन्म कब हुआ था। देखिए बाबू, आगे का जन्म आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए दिनकर की अगर पूछेगा कि किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये उर्वशी है, जो उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो नौबत खाने में इबादत हम बता दें आपको, ये व्यक्ति चित्र है, क्योंकि एक व्यक्ति की इसमें व्यथा गाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमघन, जो प्रेमघन है, अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेमघन जो थे अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है और इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि किससे तुलना की है तो ये छाया युक्त चंद्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि माटी की अबोध मूर्ति कौन है। नेता है, जनता है, कि अधिकारी है, कि मंत्री है। देखिए माटी की अबोध मूर्ति की बात करेगा तो जनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा की हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा जो कविता है इसमें चित्रण किया गया है आपका, बता दें हम आपको, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय भविष्य की तुलना किया गया है, इन्हीं चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खां के साथ, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। तो ये आपका मुहर्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के साथ कौन सा पर्व मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा है, कि यांत्रिक शिक्षा, कि अहिंसक प्रतिरोध, कि साक्षरता शिक्षा होगा। तो इसकी बिल्कुल सही की बात करें तो अहिंसक प्रतिरोध होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना, कि तीर्थ यात्रा के बिना, कि ज्ञान के बिना, कि इनमें से कोई नहीं। तो राम नाम के बिना क्या हो जाता है कि वाणी विष के समान हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% से हो जाएगा। ये जो लाइन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। अकबर था, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। क्या होगा इसका सही जवाब। इसकी सही जवाब की हम बात करें तो जहांगीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कृष्ण को कहा गया, कि सुजान को, कि बादल को, कि हवा को। तो इसकी बिल्कुल सही जवाब की बात करें तो बादल को कहा गया है। पर्जन्य किसको कहा गया है, तो बादल को कहा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इनकी जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपका 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि दमदा मोजलेदा अभिन्यो किसकी कृति है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन तो याद रखिए बाबू पिसाको की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। द मदा मोजलेदा अभिन्यो किसकी कृति है, तो पिसाको की कृति है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि लासतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखिएगा लासतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब माना जाता है, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर होगा आपका मछली कोई कहानी नहीं, आप में मछली है, मछली कहानी में किसका वर्ग चित्रण है। तो देखिए जो कहानी है मछली, इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार की चित्रण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है, यानी क्यों चला गया। तो ये क्या होता है कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण क्या होता है, दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए सहजात वृत्तियाँ आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है, तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले। तो ये याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में से पूछा जा रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो जो बेतमा दान पत्र था 2010 यानी 1020 ईस्वी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछा जा रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस पीढ़ी के कलाकार है। तो याद रखिएगा ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में से पूछा जा रहा है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। तो जो इसका बड़ा बेटा था कैलाश, उसने क्या किया कि अपने भाइयों को बुलाकर बोला कि अब हम अपनी माँ को हम लोग क्या करेंगे कि 50-50 रुपया महीना के देंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा, 50 रुपया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में से पूछा जा रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के अभिलेख मतलब लेख कब से मिलने लगते हैं। तो याद रखिएगा पूछेगा कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में से पूछा जा रहा है बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आसान है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% से हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में से पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में आपका पा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो पा लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए शुद्ध शब्द की हम बात करें इसमें तो उच्छ्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% से हो जाएगा, और सी भी उच्छ्वास से लिखा है, यानी दोनों सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा उच्छ्वास जो है सही है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध से एक शब्द बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये चरमोत्कर्ष है जो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% से हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में मतलब निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये आपका फूलों की गमला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% से हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है ये मुहावरा है, और मुहावरा में पूछा जा रहा है आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। तो देखिए जो अक्ल पर पत्थर पड़ने की बात होती है कब कहा जाता है, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना ऑप्शन नंबर डी इसका 100% से हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 तरह का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या आपका 11 है। हम बता दें कौन कौन से होता है, तो अ आ ए ऐ ओ ये सब आपका अ में आता है, ये 11 को इस प्रकार करके होता है। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण के कितने होता है, तो आपका 33 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% से हो जाएगा 33। याद रखिएगा व्यंजन वर्ण 33 होता है। और ये आपसे पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 यानी 52 होता है। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है 34 में कि क वर्ण का उच्चारण स्थान किया है। देखिए क वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और क वर्ण में क ख ग घ अंग सभी आते हैं, और सबका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है सवर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए सवर्ण का आपसे अगर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा सवर्ण का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में से पूछा जा रहा है कि छ और स का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए च और छ पूछेगा, यानी छ और स, तो इसका दोनों का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। और आपके उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए बबुआ, आप म का उच्चारण स्थान आपसे अगर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा किसी भी वर्ण के अंतिम अक्षर, जैसे कि अंगा हो गया, आपका अड़ा हो गया, न हो गया, और म और न, और क्या छूट रहा है आपका, एक यहाँ छूट रहा है, न 2 बार हो गया, ये नहीं, तो क्या होगा, ये सबका उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी वर्ण के अंतिम अक्षर क्या होता है आपका, उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये और 38 है, और 38 में पूछा जा रहा है कि न का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो न भी देखिए तत्व के अंतिम वर्ण होते हैं, तो इसका भी उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में से पूछा जा रहा है कि बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ओष्ठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा जा रहा है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी में अगर वर्णों की आपसे पूछा जाएगा संख्या कुल कितनी है, तो आपका 44 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की कितनी संख्या है, तो 52 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 में से पूछा जा रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा तो कंठ होगा। क वर्ण पूछेगा, ठीक है, क वर्ग पूछेगा या अ आ ह पूछेगा, उस सबका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 में से पूछा जा रहा है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ल का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा ल का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में से पूछा जा रहा है ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, तो कंठ तालु होता है, कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में से पूछा जा रहा है अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि किसी भी वर्ण के अंतिम अक्षर क्या होता है, उस सबका उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है। तो नासिका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका डी 100% सही हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 में से पूछा जा रहा है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए र का उच्चारण स्थान हम आपको बता दें तो मूर्धन्य होता है, मूर्धिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। कहीं कहीं मूर्धिया देता है, कहीं कहीं मूर्धन्य देता है, तो घबराना नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में से पूछा जा रहा है कि ये आपका है मुधानिसा। मुधानिसा का उच्चारण स्थान क्या है, इसको पेटकाटा सा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसका उच्चारण स्थान हम आपको बता दें मूर्धिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान हम आपको बता दें तो तालु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में से पूछा जा रहा है कि प और व का उच्चारण स्थान है। देखिए प और व का उच्चारण स्थान आपसे अगर पूछेगा, तो याद रखिएगा दंत और ओष्ठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा, दंत और ओष्ठ। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49, और 49 में से पूछा जा रहा है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए किसी व्यक्ति का अगर नाम देगा और पूछेगा कि कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, और 50 में से पूछा जा रहा है कि स्थिर कौन सा
कौन सी संज्ञा है? तो देखिए स्थिर जो है ये आपका संज्ञा की हम बात करें तो स्थिर एक भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% से हो जाएगा। और हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक सेट में हम 50 क्वेश्चन को करा रहे हैं और मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी 2 को सेट करा दिया है और ये तीसरा आपका सेट था। तो अगर आपने वो पिछला सेट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।